Hello everyone, my name is Mahin Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve ray optics and optical instruments chapter with you from the from NCERT physics. So firstly, I will give you a brief introduction and then we will start the exercise. Okay, so let's start. देखो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें बेसिकली तो वही चीज पढ़ते हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, हाउ लाइट, दे आर टू बेसिकली टू फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उन दोनों फिनोमिना की कहानी अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। हम बेसिकली हम ये बोलते हैं कि कुछ रिफ्लेक्शन के लॉस होते हैं, कुछ रिफ्रैक्शन के लॉस होते हैं। तो अपन उन दोनों से क्या करते हैं इस चैप्टर में, फिर अपन लोग देखते हैं कि उनकी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे और वो सब कैसे करेंगे। फिर बाद में आखिरी में जाके देखते हैं कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे चलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फॉर्मूले होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या कहानी होती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है। और बाकी ये अपने को पता ही है कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। ये नहीं पता तो याद कर लो, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है एंड इज द मैक्सिमम। मतलब ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम स्पीड जो अचीव हो सकती है। मतलब किसी की भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती। और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हाईएस्ट होती है नेचर में, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। वैक्यूम में वैल्यू 3 × 10⁸ होती है एंड इट इज द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर। ठीक है। उसके बाद अपन लोग अब रिफ्लेक्शन चालू करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? वैसे तो अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, फिर भी मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो इस टाइप से होता है। देखो, मान लो ये मेरी वॉल, ये मेरा कोई सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है। इस सरफेस से मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मान लो कोई सरफेस है। ठीक है। अब मेरे को इससे रिफ्लेक्शन करना है तो मैं कैसे करूंगा? मान लो एक रे ऐसे आ रही है। ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कैसे जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे जाएगी। ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी लाइट का पार्ट ना ही इसने अब्जॉर्ब किया है, ना ही इसने इस तरफ ट्रांसमिट किया है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट का कोई भी पार्ट ना उसने इस तरफ ना उसने उस तरफ ट्रांसमिट किया है, ना खुद अब्जॉर्ब किया है। बस पूरा पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस होते हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो नॉर्मल बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ी गलत बन गई। ठीक है। ये नॉर्मल है, मान लो नॉर्मल मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मतलब जिस जो अपना प्लेन ऑफ मतलब जो अपना ये मटेरियल रिफ्लेक्शन वाला, और जो मेरा उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको मैंने नॉर्मल बोला है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन की? ये जो इंसिडेंट है, जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो पता होगा। ये जो रे आई है अपनी, जो आने वाली रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और फिर जो रे जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, अरे ये मैंने एरो को बना दिया, सॉरी। गलती से मिल गया। ठीक है। जो रे जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे, वो ऐसे जाएगी। ठीक है। तो ये होती है इंसिडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे से एंगल बनाता है ना, वो बराबर होता है। तो अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा है। बस ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है। ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब वाले प्लेन के लिए नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। सेम प्लेन इन द सेंस, अगर अपना रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, एक्जेक्ट प्लेन में हो रहा है तो एक्जेक्ट प्लेन में ही होगा, और वाई जेड प्लेन में हो रहा है तो वाई जेड प्लेन में ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इंसिडेंट एक्स जेड प्लेन में आ रही है फिर रिफ्लेक्टेड वाई जेड प्लेन में जा रही है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट एक ही प्लेन में होती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉ है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो ये जो दो लॉ होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करते, चाहे आपका सरफेस प्लेन हो या कर्व्ड हो। दोनों सरफेस के केस में ये दोनों लॉ एप्लीकेबल होते हैं। So keep it in mind and let's move ahead. फिर अब स्फेरिकल के केस में क्या होता है? स्फेरिकल मिरर के केस में मान लो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। और ये मेरा ऐसे मान लो कि जो इसकी सिल्वर लाइनिंग है वो इसके बल्ज्ड आउट सरफेस पे, मतलब बाहर है। तो मान लो ये इसकी सिल्वर लाइनिंग है। ठीक है।
मान लो ये इसकी सिल्वर लाइनिंग है और ये बाहर वाले सरफेस पे है, तो ये जो जो रे मतलब जो लाइन इसके सेंटर से जाती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है ना, अपनी रे आएंगी इस तरफ से और रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी इस तरफ। तो रिफ्लेक्ट तो जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, उसकी डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेंगे, मतलब जो भी चीज इस तरफ जा रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव है, और जो भी चीज इस तरफ जा रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। समझ में आया? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम लोग सब कुछ पॉजिटिव लेंगे और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सब कुछ नेगेटिव लेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई चीज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी है तो वो पॉजिटिव है, और वही कोई चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे खड़ी है तो वो चीज नेगेटिव है। बस ये बात अपने को ध्यान रखनी है, और इससे अपन लोग पूरा सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? जो डायरेक्शन इंसिडेंट रे की तरफ है पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट है नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट खड़ी है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में बिठा लो, साइन कन्वेंशन हर प्रॉब्लम में यूज आता है, बार बार कंफ्यूजन होगी, इससे अच्छा इसको एक बार में याद कर लो कि ये ऐसे होता है। ठीक है? तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग बोलेंगे कि ऐसा हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। अपन को निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो वो अपन लोग कैसे करेंगे? देखो, अपनी जो रेस आती हैं, अरे सॉरी, ये इसका स्पेस का काम हो गया, आगे चलते हैं। मान लो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रेस ऐसे आएंगी, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ऐसे करके रेस आएंगी। तो ये रेस सब रिफ्लेक्ट होके, अब जितनी भी रेस, और जो रेस है वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेस पैरेलल नहीं होंगे उनके उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये सारी रेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है। वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट का नाम होता है फोकस। ठीक है? और वही अगर अपना मेरा इस टाइप का होगा, इसमें मेरा ये वाला सरफेस पे पेंटेड आउट है, सिल्वर्ड है, इसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? और जो अभी तक ऊपर पड़े तो उसको अपन लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है? तो मान लो ऐसा सरफेस है, ठीक है, और रेस ऐसे आ रही है। इसकी केस में क्या होता है ना, रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे जाती हैं। ठीक है? तो इस सब रेस को भी जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे इस टाइप से, तो इसको भी जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, और इसको भी जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो ये सारी भी ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से आ रही है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है? तो बात वही है, जहाँ पे अपनी रेस कन्वर्ज करती है उस पॉइंट को अपन लोग फोकस बोलते हैं बेसिकली। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो अपने को इमेजिनरी फोकस मिलेगा, मतलब असली फोकस नहीं होता है। लेकिन कॉनकेव मिरर केस में रेस एक्चुअली में उसमें जाती है, इंटरसेक्ट होती है रिफ्लेक्शन होने के बाद, तो उस केस में अपन लोग उसको बोलते हैं रियल फोकस। तो बेसिकली ये अपनी कहानी होती है। ठीक है? तो इस टाइप से अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अपन क्या करेंगे ना आगे, इसको अपन ने बोल दिया प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद एक और चीज है, जो ये वाला प्लेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपना मिरर है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, या फिर कहीं पे उसकी सिल्वरिंग सही नहीं होती, तो सारी रेस एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय कभी हो सकता है कि वो रे ऐसे जाने के बजाय ऐसे चल जाए, और ये वाली रे ऐसे चल जाए, मतलब ऐसे ये वाली रे भी इस पॉइंट चल जाए। तो सारी रेस प्रिंसिपल एक्सिस पे ना फोकस होके किसी और पॉइंट पे फोकस होती है, लेकिन वो इस पॉइंट के ऊपर ही होता है। तो जो ये वाला जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उससे जुड़ा हुआ जो ये प्लेन होता है, स्ट्रेट प्लेन, इस प्लेन को अपन लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है? ये कौन सा प्लेन है जहाँ पे रेस कैन कम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। ठीक है? और एक्चुअली में इसी प्लेन पे आती है। कोई भी मिरर इतना सही नहीं होता कि सारी रेस एक फोकस पे जाके कन्वर्ज कर जाए। तो ये ध्यान रखना, ये है फोकल प्लेन। ठीक है? वैसे ही अपन लोग इसको कॉन्वेक्स मिरर में बना सकते हैं, सिंपल।
तो आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगली चीज इसी में मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया था। इसमें क्या है ना, इसमें देखो जो अपना, चलो अगले पेज पे बनाता हूँ, इसमें अच्छा नहीं लग रहा। ये मेरा मिरर है, ये मेरी लाइन है, तो ये मान लो मेरा यहाँ का फोकस होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, मान लो वो फोकस यहाँ का ही है। तो जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो फोकस की डबल लेंथ पे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो अपने मिरर, ये किसी सर्कल का पार्ट होगा पहले, सर्कल से अपने अपने इसको काटा होगा क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है। तो इनिशियली क्या होगा, ऐसा कोई सर्कल होगा, ऐसे करके कोई सर्कल होगा। अपन ने उसका क्या किया, अपन ने उसका ये वाला पार्ट काट दिया, तो अपने को ये मिल गया। तो जो सर्कल का सेंटर होता है ना, उसको जब अपन लोग यहाँ पे उसको जब अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो उसको अपन लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली ये जो चीज है सी, ये कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, सर्कल का सेंटर है। तो जो ये सी होता है, ये फोकल जो अपना एफ है उसकी डबल होता है, मतलब सी, ये ध्यान रखना, ये काम आने वाली चीज है, बहुत काम आएगी। सी जो होता है वो 2 टाइम्स एफ होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल पे होता है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर और क्या है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मिरर इक्वेशन पे। मिरर इक्वेशन इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिरर इक्वेशन क्या होता है? मिरर इक्वेशन बेसिकली ये होती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो ये उसका डेरिवेशन है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये अपनी मिरर की इक्वेशन है, इसको मगअप कर लो, बहुत काम आएगी। एक्चुअली यही क्वेश्चन पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मगअप कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगी चैप्टर, बहुत ज्यादा काम आएगी ये क्वेश्चन चैप्टर में। और दूसरी चीज, एक होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वो होता है I/O, मतलब लेंथ ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको जब मेरे को वी और यू से रिलेट करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, वी और यू क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। वो हो जाएगा -v/u। अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं तो आपका आधा चैप्टर सॉल्व हो गया है। ये दो फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन अगर अपने को ये आता है तो आधे से ज्यादा, मतलब मान लो 70% चैप्टर अपना सॉल्व हो गया। फिर सिर्फ अपने को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देखने चाहिए ज्यादा कर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को मगअप कर लो, याद कर लो, जो जो आपको करना है करो। बट ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिकॉज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे वी क्या है? वी है मेरी वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पोजीशन क्या मतलब, मेरे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, तो ऑब्जेक्ट से रेस आ रही होंगी, उस ऑब्जेक्ट की कहीं पे इमेज बन रही होगी। तो जहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, उस चीज को अपन लोग बोलते हैं वी, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं वी। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। ओके, सो इस बात को ध्यान रखना। अपने यहाँ पे वी क्या होता है? वी होता है मेरा पोजीशन ऑफ इमेज, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसको अपन लोग बोलते हैं वी। तो वी है मेरी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, वी है मेरा पोजीशन ऑफ इमेज। सॉरी, ये बात को ध्यान रखना। और यू क्या होता है, अरे क्या हो रहा है, क्लियर करते हैं। वी क्या होता है मेरा? वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज। वी है मेरी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, और मेरा यू क्या है? यू है मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यू है मेरा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखना, वी और यू क्या होते हैं। और तीसरी चीज इसमें एफ आई थी, एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ।
फिर इसमें आगे जाएंगे तब ये क्वेश्चन है कुछ। फिर अपन लोग आते हैं रिफ्रैक्शन पे। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन में बेसिकली अलग फिनोमेना होता है। रिफ्रैक्शन में जो मेरा सरफेस है उस पर लाइट रे आती है, मान लो ये नॉर्मल है, फिर लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे जाएगी, या फिर ऐसे जाके ऐसे जाएगी। तो ये तो फिनोमेना होते हैं। मान लो ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। यहाँ पे भी थीटा 1 और ये थीटा 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि लाइट जब आती है तब वो रिफ्लेक्ट नहीं, बजाय रिफ्रैक्ट हो जाती है। और ये थीटा 1 एंगल, थीटा 1 जो एंगल होता है उसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा 2 होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी, ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन में। पहला पहला लॉ तो सेम होता है। पहला लॉ वही कि इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऑन लाइन द सेम प्लेन। इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, जो ये दोनों लाइन, जो ये तीनों लाइन सेम प्लेन में लाई करती है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और होती है सेकंड लॉ में, वो होती है साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है। मतलब साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। ये चीज कांस्टेंट होती है और उस कांस्टेंट की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है, n/2 1। तो ये सेकंड लॉ होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। तो n/2 1 क्या होता है, n/2 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब जो अपनी लाइट रे है वो जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, तो n/2 1 को अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ये सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इसके बाद और आगे चलते हैं। फिर अपना आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, TIR। TIR इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जैसे कि अपना मान लो ये सरफेस है, ठीक है, तो जो लाइट ऐसे आ रही होगी, पहले तो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे जाएगी, फिर जो लाइट ऐसे आ रही होगी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी। मतलब इनिशियली वो ऐसे मान लो लाइट आई, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो गई, फिर थोड़ा और आगे गए, थोड़ा एंगल और बढ़ाया, तो लाइट आई, उसको ढंग से वापस बना के दिखाता हूँ। ये मान लो मेरा सरफेस है, ये मेरा पॉइंट है ए, इससे मेरी लाइट से आ रही है। एक लाइट से ऐसे गई मान लो, एक ऐसे गई, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई। ये मेरी 4 लाइट है। इन चारों के लिए मैं नॉर्मल बनाता हूँ। ये एक नॉर्मल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 नॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें तो क्या हुआ, और एक सीधी बनाता हूँ। जो लाइट है किसी भी सरफेस पे सीधे सीधे आके पड़ती है नॉर्मल की तरफ, सीधे निकल जाती है। बात ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी सरफेस हो। ठीक है, इस चीज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ा तो रिफ्लेक्शन होगा
और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मान लो ऐसे गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मानता हूँ थोड़ा और कम हुआ रिफ्लेक्शन, थोड़ा रिफ्लेक्शन और कम हुआ, और थोड़ा रिफ्लेक्शन और बढ़ा। इस केस में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन एकदम ही हट गया और सिर्फ रिफ्लेक्शन एकदम ही हट गया और सिर्फ रिफ्लेक्शन बचा, मतलब लाइट सीधे सीधे निकल गई। मतलब ये वो एंगल है जिसके लिए अपना जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जीरो है, वो 90 डिग्री है, क्योंकि देखो ये मेरा नॉर्मल है और मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई है 90 डिग्री पे। तो ये जो एंगल होता है, इसको मैं एक बार थीटा सी बोल रहा हूँ, क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। चौथा केस में क्या है, चौथा केस में वो लाइट से ना रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्ट होकर सीधे सीधे अंदर आ गई। ये जो थीटा होता है, ये थीटा होता है ग्रेटर देन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक है। तो अब देखो क्रिटिकल एंगल होता क्या है, थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल, थीटा सी इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वो वाला एंगल होता है जिसके लिए अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल फॉर विच अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। जैसे कि मैंने लाइट ऐसे डाली, पहले तो मेरा थीटा एंगल छोटा था, पहले मेरा थीटा एंगल सिर्फ इतना सा था, फिर मेरा थीटा एंगल थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अपन जब उस एंगल पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल नॉर्मल से 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और फॉर एनी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स, मतलब उस केस में रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। और जो ये वाला फिनोमेना होता है इसमें पूरा पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन का चीज को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बात ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। इसमें बस ये होता है कि जो मेरा क्रिटिकल एंगल, जो मेरा थीटा होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने के चक्कर में कोई रिफ्लेक्ट हो नहीं पाती और पूरा रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है वो एंगल जिसके लिए मेरी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये मेरा होता है TIR, इसको भी ध्यान रखना। फिर ये तो एक लोकल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है, आगे चलते हैं जिसमें बताया कि कैसे TIR हो रहा है, इसको बाद में देखेंगे। अब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो बात देखो। सबसे पहले अपन लोग ये वाला फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। क्या फॉर्मूला होता है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये होता है मेरा फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद होना चाहिए ये भी। यहाँ पे N2 क्या है, यहाँ पे N2 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जिसके अंदर अपनी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। N1 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, U है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मतलब कोई भी अपना स्फेरिकल सरफेस दिया हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगता है, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। और साइन कन्वेंशन वही रहेंगे, इंसिडेंट रे की तरफ पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट में नेगेटिव, ठीक है। और बस यही चीज है इसमें। फिर ये तो था रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, मतलब स्फेरिकल सरफेस चाहे वो सरफेस ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, उसके केस में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, ये उसका फॉर्मूला था। अभी अपन लेंस पे आ जाते हैं। लेंस इज समथिंग विच इज अगेन इम्पोर्टेंट। लेंस क्या होते हैं, लेंस होते हैं डबल स्फेरिकल सरफेस, मतलब मान लो एक सरफेस मेरा स्फेरिकल वाला ऐसा है, तो दूसरा वाला चाहे ऐसे लगा दो,
एक ही लेंस हो गया, इसको अपन लोग सिंपल बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर एक लेंस ऐसा होता है, इसमें ये कॉनकेव सरफेस, दूसरा सरफेस भी कॉनकेव, थोड़ा गलत बन गया, दूसरा सरफेस भी कॉनकेव होता है, मतलब वो इस टाइप से होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। फिर ऐसे भी मिरर होता है, इसमें ये ऐसे होता है, ऐसे से, और ये स्ट्रेट हो जाता है, फिर ऐसे भी होगा। तो इस सब टाइप के मिरर होते हैं, इनको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, सिंगल कॉन्वेक्स, सिंगल कॉनकेव, इन मिरर्स होते हैं। तो इन मिरर्स में क्या होता है, दो बार रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स में, इन लेंस में क्या होता है, दो बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार पहले सरफेस से, एक बार दूसरे सरफेस से। तो दो बार रिफ्लेक्शन, एक बार कुछ और फॉर्मूला आता है, वो भी अपने को बताना चाहिए। देखो, इसको अपन लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। इसमें लाइट रेस कैसे होती है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट, वो बताते हैं अभी। देखो, मान लो ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सेस, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट। अभी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर ये फोकस पे होगा तो अलग रे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो अलग रे बनेगी। लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ होता कैसे है। जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के सीधी जाएगी, वो तो आगे जाके फोकस से पास होगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन है तो रे आगे जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के पहले होती है, वो तो फोकस पे जाके कन्वर्ज करती है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है, वो उसी पाथ के अलॉन्ग लौट जाती है वापस, मतलब ऐसे आएगी और ऐसे ही लौट भी जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये फोकस। और जो रे मेरा सीधे आके सेंटर पे गिरती है लेंस के, उसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वो रे ऐसे निकल जाती है। तो ये तीन टाइप की रेस होती हैं। ये तीनों याद करना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। जो रे सीधी आएगी, वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सच। इंपॉर्टेंट ये वाला है कि जो रे सीधी आती है वो फोकस से पास होकर जाती है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो उसी उसी पाथ पे वापस निकल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से लेंस में रिफ्लेक्शन होता है। फिर आती है पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है, देखो, पावर होता है P इक्वल टू 1/f। इसमें फोकल लेंथ होती है अपनी मीटर्स में, और अपनी जो पावर होती है वो आती है डायोप्टर में। किसमें आती है, डायोप्टर में। ठीक है, इसको अपन लोग बोलते हैं पावर, और ये होती है पावर किसी भी लेंस की। तो और इसको अपन लोग डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। डायोप्टर का सिंबल होता है कैपिटल डी। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेंस पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, और ये डायोप्टर में तभी आएगी जब अपन लोग फोकस को मीटर में लेंगे, मतलब डायोप्टर को अपन लोग मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, 1/मीटर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। ठीक है, उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएंगे सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला नहीं बताया, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। मतलब जब अपने को रिफ्लेक्शन करना है लेंस से, स्फेरिकल सरफेस की केस में अपन ने देखा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस के केस में फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला से कैसे डिफरेंट है, मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है और लेंस में बीच में माइनस आता है, तो उस दोनों में कंफ्यूज मत होना। मिरर वाले फॉर्मूला में बीच में प्लस आता है और लेंस वाले फॉर्मूला में बीच में माइनस आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके केस में, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन, मिरर केस में क्या था, मिरर केस में था माइनस वी अपॉन यू, लेंस में होता है वी अपॉन यू। बस इतना दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, क्योंकि उससे आप में डालोगे, इसलिए बता रहा हूँ। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस v/u, इन केस ऑफ मिरर माइनस v/u। ठीक है, उसके बाद अ, उसके बाद ये लेंस फॉर्मूला इसमें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। और मिरर के केस में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। बस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ।
इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इसमें अपन लोग ऐसे करते हैं 1/f, और ये होती है इक्विवेलेंट वाली 1/f इक्विवेलेंट मास इज नॉट वर्किंग इज इक्वल टू 1/f1, सारी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। प्लस 1/f3 एंड सो ऑन, मतलब जितनी भी फोकल लेंथ है जिनसे मिलके मेरा बना है उन सबका रेसिप्रोकल करके अपन लोग ऐड कर देंगे। इस ये जो फॉर्मूला आता है इसे करके इसको हम लोग बोलते हैं प्लस एफ, इसको बोलते हैं 1/f इक्विवेलेंट प्लस डैश 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 जितने भी अपने एफ है। इसी को अगर अपन लोग पावर के टर्म्स में लिखेंगे तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सब लोग क्या बदलता है, सब में बोलता है कि लेंस की पावर एडिटिव होती है, क्योंकि 1/f पावर होता है तो इसमें लिख सकता हूँ P1, अगले वाले को लिख सकता हूँ P2, अगले वाले को लिख सकता हूँ P3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंस के केस में ऐसे पावर होती है, ऐसे अपनी फोकल लेंथ के बीच में ऐसे अपना होता है और अपनी पावर के बीच में ऐसे होता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती है और पावर कैसे रिलेटेड होती है लेंस की, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है, देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर पढ़ लेते हैं रंग से। ये मान लो मेरा प्रिज्म ऐसा है, ठीक है, जो ये एंगल होता है प्रिज्म का उसको अपन लोग बोलते हैं प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, इस पे कोई रे ऐसे आती है, पहले वाले पे से रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होती है, जरूरी नहीं है कि बीच वाली रे बेस के पैरेलल हो, तो मैंने बना दी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और फाइनली ऐसे निकलती है। ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस पे और ऐसे निकल जाती है। कभी कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, तो अपनी रे ऐसे हो जाती है, फिर यहाँ से आकर रिफ्लेक्शन होता है, तो वो भी एक केस होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इट इज अ ट्रायंगुलर शेप बॉक्स, मतलब ट्रायंगल की तरह होता है और दो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसमें पहले वाले एंगल को बोलेंगे I1, या मान लो आई बोल दिया, इसको अपन लोग बोलते हैं R1, फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको अपन लोग बोलते हैं R2, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको अपन लोग बोलते हैं E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो भी दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उन दोनों को जब अपन लोग ऐड करेंगे तभी हर केस में यही चीज होती है, मतलब ये एवर लास्टिंग फॉर्मूला है, कभी फेल नहीं होगा। R1 + R2 इज इक्वल टू ए, मतलब दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, और दूसरी चीज जो डेविएशन होता है ना, मतलब मेरी ऐसे जा रही थी लेकिन फिर गई कैसे फाइनली, फाइनली गई ऐसे, तो जो ये एंगल से वो टर्न हुई ना, इसको अपन लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है I + E माइनस R1 + R2, और R1 + R2 को मैं ए लिख सकता हूँ। तो ये मेरा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, और ये मेरा R1 + R2 इक्वल टू है, मतलब एंगल ऑफ, मतलब ये प्रिज्म का फॉर्मूला होता है कि दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जब अपन लोग ऐड करते हैं तो मेरे को मिल जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। और डेविएशन का फॉर्मूला होता है I + E - A। ये आता कैसे है, इसका ऐसा डेरिवेशन होगा कि देखो ये मेरा I1 एंगल है, यहाँ से I1 आएगा, फिर ये आई ये है, मतलब अभी कैसे समझाऊं मैं इस डायग्राम में, मतलब बेसिकली ये होता है, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, जो मेरा प्रिज्म होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला मीडियम जिसमें वो पड़ा है, मतलब यहाँ पे N2/1 क्या है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई
साइन डेल्टा बाई टू, साइन डेल्टा, साइन ए बाई टू, सॉरी डेल्टा गलती से बोल दिया, साइन ए बाई टू। ठीक है, साइन ए बाई टू, ये मेरा फॉर्मूला होता है। प्रिज्म के केस में तो ये भी ध्यान रख लेना, इसमें अपने को कभी कभी वो मिनिमम डेविएशन देंगे, इसको मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कभी कभी वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म देंगे, हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछ लेंगे। अपने को बोला कि वो एयर में पड़ा है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर मीडियम तो 1 हो जाएगा। ये पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर 1 होता है, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मतलब इसमें एक चीज और रह गई, हाँ इसमें ये रह गया, ये ग्राफ होता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बीच में। कैसा ग्राफ होता है? ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना हुआ है। मतलब क्या है इसका? मतलब हर एक डेविएशन अपने को 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलता है, एक छोटा एक बड़ा, कोई भी ले लो, कोई भी एंगल ऑफ डेविएशन अपने को 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगा, एक बड़े पे एक छोटे पे। ठीक है, और जिस पॉइंट के लिए अपने को एक ही एंगल ऑफ मतलब जिस पॉइंट पे अपने को एक ही एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है वो होता है अपना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और वो जिस पॉइंट पे मिलता है उसको अपने बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जो ये वाला एंगल होता है ना, इसके केस में क्या होता है, इस केस में ये स्पेशल प्रॉपर्टी है प्रिज्म की, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमल्जेंस बराबर होता है, और जो प्रिज्म के अंदर से रे जा रही होती है ना, मतलब ऐसे बनाई थी अपने रे, ये तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में जो ये बीच वाली रे होती है ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल होती है, मतलब प्रिज्म का जो बेस था इसके पैरेलल होगी ये वाली रे। कब? मिनिमम डेविएशन के केस में, जब आई और ई बराबर होंगे। तो इसको भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इस वाई एक्सिस पे अपन लोग लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और एक्स एक्सिस पे अपन लोग लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट था। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें अपने को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या दिया जाएगा, अपने को कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, उसके बेस पे अपने को कुछ टर्म्स पूछे जाएंगे। तो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले तो इसमें एक चीज बार बार यूज होती है, डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, उसको अपन लोग बोलते हैं डी, और उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। ये अपने को ध्यान नहीं रहेगा लेकिन अपने को पता होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद ये मिरर इमेज, ये माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है, बट ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, एक रे ऐसी जाएगी, मतलब एक रे ऐसे आ रही होगी, तो मतलब ऐसे चलने के बाद ऐसे चली जाएगी। अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जो रे ऐसे जाती है वो पास होने के बाद फोकस से पास करती है, और जो रे सीधी जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो उसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तब जो अपने को वर्चुअल इमेज बनती है, इसको अपन लोग बोलते हैं इसको अपन लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं मतलब। और ये इमेज अपने को दिखती है जब हम लोग माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज को देखते हो तब वो बड़ी दिखती है, तो वो बड़ी एक्चुअली में ये वर्चुअल इमेज ही होती है। माइक्रोस्कोप से अपने को रियल इमेज नहीं बनती, टू मेंशन इट। इसके बाद इसमें ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, 1 + d/f। क्या होता है? 1 + d/f। डी वापस वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एफ है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये होता है अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसके बाद भी ये तो था अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, देखो ये था अपना मैग्निफिकेशन का। और अपन लोग क्या पढ़ेंगे, ये चीज होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब अपन लोग एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, जैसे कि अपन उसमें पढ़ते हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वही वाली चीज है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते तो वन वाला टर्म हट जाता है और सिर्फ d/f बचता है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है, सेम, ये अलग चीज है। ये मैग्निफिकेशन है और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद वही सब चीजें, उसका डेरिवेशन वगैरह। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अपन लोग जब भी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए काम करते हैं तो अपन लोग ये मानते हैं कि इमेज इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन टेलीस्कोप से स्पेस में देखते हैं तो स्पेस तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे अपन मानेंगे।
तो इस केस में अपन लोग बोलते हैं वी शैल assume that the image to be at infinity। ठीक है, इसके बाद चलो इतना ही था इसमें। तो ये तो कहानी हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ये कहानी हो गई सिंपल माइक्रोस्कोप की। फिर अपन लोग चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं जिससे कि अपना मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप पे अपन लोग देख तो लेते हैं उसको मैग्नीफाई करके, लेकिन ज्यादा मैग्नीफाई नहीं होता। तो उसको और थोड़ा सही किया टेक्नोलॉजी ने, और फिर अपने पास आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में दो लेंस होते हैं, तो दो लेंस के केस में अपना जो मैग्निफिकेशन होता है, सिर्फ मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, सिर्फ मैग्निफिकेशन, वो ऐसा हो जाता है L/F0। F0 क्या होता है मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई D/FE, D/FE। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें F0 होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE होता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो ये फैंसी नेम से ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि दो लेंस इसमें यूज होते हैं, तो दो फोकल लेंथ होती है, पहला वाला ऑब्जेक्टिव लेंस की, दूसरी वाली आईपीस लेंस की। L होती है वो डिस्टेंस, D होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं D। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है। इसके बाद इसमें कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, और ये चीज बताओ, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पे होता है? जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में पड़ा होता है उसको अपन लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिस लेंस से अपन लोग देख रहे होते हैं इमेज को, उसको अपन लोग बोलते हैं आईपीस लेंस। द आईपीस which functions essentially like a simple microscope or magnifier, ठीक है, produces the final image। तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। The lens nearest the object is called the objective lens. It forms a real inverted magnified image, अपने को पता है। This serves as the object for the second lens, ये second lens के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और फिर आईपीस लेंस आता है जिसमें अपने को फाइनल इमेज बनती है जो ज्यादा बनती है, which is enlarged and virtual। ठीक है, तो ये केस होता है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। फिर टेलीस्कोप आता है। ठीक है, टेलीस्कोप के केस में भी अपने को ये सब याद करना पड़ेगा। जो अपना मैग्निफिकेशन होता है वो होता है, इसमें दो लेंस यूज होते हैं, सिंपल टेलीस्कोप नहीं होता। वो FO डिवाइड बाई FE, वापस FO वही है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है टेलीस्कोप के केस में। उसके बाद ये अब ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस ये पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आईपीस लेंस के केस में। और जो अपनी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है वो, एक और फॉर्मूला इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट तो मैं बता देता हूँ। जो L होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो FO प्लस FE होता है। मतलब जो अपने दोनों फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ये देना चाहिए था इसमें, कहीं तो दिया होगा, अच्छा आगे ही दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज FO प्लस FE। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखना। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। द मेन एम ऑफ ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स इज टू मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज डायमीटर। मतलब अपने को बताया कि अपने को ऑब्जेक्ट को बड़ा करना रहता है, इसलिए अपन लोग उसको यूज करते हैं। और मेन कंसिडरेशंस आर लाइट गैदरिंग पावर, रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर होनी चाहिए अच्छी। और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। तो रिजॉल्विंग पावर इज समथिंग, जब अपने पास दो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं और अपने को दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली देखना होता है, तो इट इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विच आर वेरी नियर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये उन दोनों ऑब्जेक्ट के डायमीटर पे डिपेंड करता है। अगर छोटे होंगे तो अपने को दिखेंगे नहीं, इसलिए जब दो ऑब्जेक्ट पास में पड़ा होता है तो उनको डिस्टिंक्टली देखने के लिए जो चीज होती है वो अपन बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो बेसिक सा यही चीज, यही कॉन्सेप्ट होता है इसमें। फिर ये कुछ टेलीस्कोप और हैं कि केस ग्रेन टेलीस्कोप एंड ऑल नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर। तो ये तो बेसिकली थ्योरी पार्ट तो नहीं, मतलब लर्निंग पार्ट है, इसको तो पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। अपन लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी के कल करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज से। सो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले में क्या दिया हुआ है अपने को, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखते हैं। अपने को दिया हुआ है फोकल लेंथ, दी हुई है कितनी फोकल लेंथ, रेडियस कर्वेचर दिया हुआ है 36, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 36/2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉन्केव मिरर की, तो ये भी शायद मैंने आपको बताया नहीं, भूल गया।
कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो इसके केस में होगी नेगेटिव ऑफ r/2, ये मैंने बताया था, रेडियस ऑफ कैविटी भी आधी होती है, तो हो जाएगी -r/2 विच इज -36/2 -18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो जाएगी फोकल लेंथ। फिर अपने को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है u -27 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है ये मैंने बताया था ना, क्योंकि अपना ये मान लो ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर बना के देखा हूँ तो ऐसे, ये मेरा मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मेरे को इस तरफ पॉजिटिव लेना है ना। लेकिन क्या करना है कि मेरे को सेंटर से निकालना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर से निकालूंगा डिस्टेंस, तो मैं ऐसे जाऊंगा। इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका जो अपन कोऑर्डिनेट लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है ना, तो अब लगाते हैं मेजर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अपने को v निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u की जगह -27 इज इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइड बाई -18। ठीक है, फिर यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1/27 -1/18, 1/27 -1/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा -3 + 2, मतलब ये आ जाएगा -1/54। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया -54 सेंटीमीटर। माइनस आया मतलब अपना जो इमेज है वो भी इस तरफ बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने को पता नेगेटिव तब बोला जब वो इस तरफ बना था, मतलब इमेज जो है वो भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, और मिरर के सेंटर से 54 सेंटीमीटर पर है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहीं यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर अपने को पूछा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो। मैग्निफिकेशन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, मिरर के केस में होता है -v/u, तो -v आ रहा है -54 डिवाइड बाई u है अपना -27, तो ये हो जाएगा डबल एक्चुअली, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, मतलब अपनी रियल इमेज बनेगी, क्योंकि अपना जो भी है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही आ रहा है। और दूसरी चीज, जो अपना मैग्निफिकेशन है वो 2 सेंटीमीटर का है, मतलब -2 ठीक है, अपने को और कुछ पूछा है इसमें, अपने को पूछा है साइज ऑफ इमेज भी पूछी है। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे इक्वल टू I/O। अपने को ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है कितनी, ऑब्जेक्ट की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आई हो जाएगा 2 इंटू 2.5 विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा इमेज की लेंथ। तो जब द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, अगर कैंडल क्लोज रहेगी तो जो अपनी रियल इमेज बन रही है वो मिरर से थोड़ा और दूर चली जाएगी। मतलब ऐसा होता है अपना ऑब्जेक्ट कैसे जाता रहता है मिरर की तरफ, तो अपनी इमेज दूर चली जाती है। और एक एक्सट्रीम केस पे क्या हो जाता है, अपनी इमेज के लिए दोनों रेस जो होती है वो पैरेलल हो जाती है, तो फिर अपनी रियल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो अपन दोनों को पीछे प्रोड्यूस करते हैं और अपने को वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के पीछे। वैसे तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट के पास जाते जाएंगे मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाते जाएगा, तो अपनी इमेज मिरर से दूर जाती जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने बता दिया वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इस केस में कॉन्वेक्स मिला तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कितनी है 15 सेंटीमीटर। फिर प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, तो यू दिया हुआ है -12। फिर क्या दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है इसमें भी, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, तो प्लस
1/-12 इज इक्वल टू 1/f। 1/f कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1/v आ जाएगा 1/15 प्लस 1/12। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा 9/60। 9/60। ठीक है, इससे क्या बच रहा है, इससे अपने को बच रहा है कि अपना जो v है वो है प्लस 60/9 सेंटीमीटर्स। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 9 6 54 होता है, तो ये 6.66 टाइप का आएगा। 6.66 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये तो अपना होगा कहाँ पे अपनी इमेज बन रही है उसका कोऑर्डिनेट। फिर अपन आ जाते हैं मैग्निफिकेशन पे। मेरा जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v/u माइनस v/u एक्चुअली। तो ये हो जाएगा माइनस v है अपना प्लस 6.66 मतलब 60/9 60/9 डिवाइड बाई u है -12। तो यहाँ से अपने पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा 5/9। और 5/9 कितना होगा समथिंग अराउंड 0.55। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन। फिर वापस वही हाइट ऑफ इमेज आई कितना होगा, ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट इंटू मैग्निफिकेशन। तो मतलब 0.55 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाइट दी हुई है 4.5। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 मान लो, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्योंकि हाइट ऑफ इमेज घट रही है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है इमेज स्मॉल इन साइज। और क्योंकि v मेरा पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरी जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, तो वो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है और स्मॉल इन साइज है। तो ये अपनी इमेज की प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रही है। तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट है क्योंकि अपना हाइट पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव नहीं आ रही। और दूसरी चीज हाइट स्मॉल है तो वो स्मॉल इन साइज इमेज। तो ये 2-3 पॉइंट्स अपने दिमाग में ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। अपेरेंट अच्छा इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा अपेरेंट डेप्थ का। तो एक काम करते हैं यहाँ से फिर अपन लोग कल सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ का, तो वो समझाना पड़ेगा, तो वो टाइम लग जाएगा उसमें एक्चुअली। तो आई थिंक इट्स ओके फॉर टुडे। बेसिकली जो मैंने आज बताया वो ये बताइए कि थ्योरी क्या है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल बाकी प्रिज्म से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कैसे होता है, स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है, पावर क्या होता है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या चीज अपन काम लेते हैं, वो सब चीजें हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो याद होने चाहिए। और फिर ये क्वेश्चंस पे तो अपने को सबसे ज्यादा ध्यान रखना साइन कन्वेंशन पे। अगर इफ वी नो अबाउट द साइन कन्वेंशन तो अपन लोग इजीली किसी भी चीज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो आई थिंक इट्स ओके, मैंने क्वेश्चन 2 ही सॉल्व किए इसमें, बाकी मैं आगे डिस्कशन में करता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।